बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन ने अलीमा खानम ने जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज़ कर रहे थे कि वो मौरीसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं या वो ख़ुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वज़ीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई है और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफ़ा उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर डटी रहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुज़ाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी हैं, वो जाकर बूट चमकाए। इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मज़े आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन, आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बताती हूँ, मैं इसको जरा क्लियर करती हूँ। हम बिल्कुल मारूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें क्या कोई रोक नहीं सकता। हम अगर 2 साल से खड़े हैं तो मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। अगर जब इमरान खान के बच्चे इमरान खान के लिए आवाज उठाएंगे, मारूसी हैं तो खड़े हैं ना। मारूसी क्या होता है? खानदान। इमरान खान अकेला नहीं है, हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनको जेल से बाहर निकाल के इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, रहेंगे। हम उनके ऊपर सियासत नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं और हमें किसी से ये नहीं फर्क पड़ता क्यों क्या कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या कहते हैं। जिन मसला हमें तो नहीं है ना, लेकिन हम हिफाजत भी करेंगे इमरान खान की। हम अगर कोई गलत बात करेगा, अब हमने ये वार्निंग दे दी है कि हम बिल्कुल अब जाहिर कर देंगे सबके सामने। अगर हमारे भाई का पैगाम कोई गलत करेगा, हम उसको सही कर देंगे। ये हमारी, देखिए, अगर हमने अपने भाई को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको गार्ड करना है, सबसे जरूरी चीज ये कि अगर वो आइसोलेशन में है, उनका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। ये हमारी ड्यूटी है और हम इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों को सबको कहा हुआ है, आप फिक्र ना करें, जो मर्जी कोई कह दे, हमें जो मर्जी अटैक करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसके लिए खड़े हैं, भाई के लिए। अच्छा जी, बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे, और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाकर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज़्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहाँ मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है याया अफरीदी, याद रखिएगा, इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज को दबाकर बैठ गया जिस चीज से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फायद ईसा से भी ज्यादा बड़ी वजह, वो याया अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीजों की काजी फायद ईसा ने रखी थी। काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वहां मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फायद ईसा को गालियां लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहां काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आइनी नुक्ता है, इसके अंदर ज़रा वजाहत फरमा दें। वो चीज़ें आइनी अदालत में जानी चाहिए थी।
वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आईनी अदालतों में चले जाते हैं। और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आईनी अदालतों में पहुंचाए जाएं, क्योंकि आईनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते, वो उससे बाहर जाते ही नहीं है। तो अब जनाब ये मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो आईनी अदालत में मामला गया। वहां से उन्होंने कहा जी ये तो गलत फैसला था कादी फायद ईसा का, बड़ी ज्यादती की है कादी फायद ईसा ने, फैसला कलअदम। अब मुनाल रेस्टोरेंट वापस खुल जाएगा, वहां पे काम भी कर सकते हैं लोग, जाके खाना भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना अरसा ये बंद रहा, नस्ला टावर गिरा दिया चीफ जस्टिस ने, एक ने मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो गिरा दिया, एक ने जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी लगा दी, एक ने मखसूस नशस्तें रेडियां की तरह बांट दी, एक ने इंतखाबी निशान एक पॉलिटिकल पार्टी का ले लिया। यानी ऐसी घटिया और गलीद हरकतें की हैं इन जजों ने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम ये जज बन चुके हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जजेस के बगैर एक दिन भी इक्तदार में नहीं रह सकती थी। इन जजेस ने हमेशा पाकिस्तान के जर्नैलों को रास्ते बनाकर दिए कि जनाब ये आसान रास्ता है, इधर से आइए, हम आपको रास्ता बनाकर देते हैं, आप इक्तदार के मजे लूटिए और हमें हमारी सीटों पर मजे लेने दीजिए। अब कादी फायद ईसा एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी बन चुका है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हर जगह से लोग लानत फरमा रहे हैं कादी फायद ईसा पे, और वो लोग भी कादी फायद ईसा पे लानत भेज रहे हैं जो माजी में उनके फैसलों के दीवाने हुआ करते थे। इसमें ना आसिम मुनीर साहब के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूं। ताहिर अशरफी के बारे में एक क्लेम आया कि ताहिर अशरफी कहता है कि जी पहले भी कहा था कि ये जज नहीं एक मनफी सोच का इंसान है। मुनाल केस के फैसले पे कादी फायद ईसा पे तबसरा किया। आसिम मुनीर साहब आपके बारे में भी ताहिर अशरफी एक दिन ऐसे ही कहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले मौलवी हैं। ये सलाम ठोकते हैं चढ़ते सूरज को। कादी फायद ईसा की मौजूदगी में ये उसके गुण गाया करते थे सारे लोग, और आज ये उसके खिलाफ गवाहियां देते हैं। कल आसिम मुनीर साहब आपको बंदा नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में जो खड़ा होकर ये कहे कि आसिम मुनीर एक जबरदस्त जर्नैल था, उसके कौम पे एहसानात है। आज भी आपको परवेज मुशर्रफ की हमायत में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन आपकी हमायत में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। ये नून लीग भी आपके खिलाफ, पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ, ये मौलवी भी सारे आपके खिलाफ, जितने फतवे देने वाले लोग हैं वो सारे आपके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ हो जाएगा। आप कुर्सी से उतरे तो सही जनाब। ये मकाफाते अमल है, ये ऐसे ही चलता है, ये होना ही ऐसे है। ये जो लोग आज जूते पॉलिश कर रहे हैं या जूता मुंह में दबाकर वो ये साबित कर रहे हैं कि हमसे बड़ा वफादार कोई नहीं है, आप देखिएगा कि फ्यूचर में मुंह लगाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही होगा आने वाले दिनों में। लिहाजा इंसान को जब तक वो अपनी नौकरी पे रहे वो काम करने चाहिए जिन कामों से उसकी इज्जत रहे। अब कादी फायद ईसा के बच्चे, आने वाली नस्लें, या ये जो अभी जजेस दो नंबरियां कर रहे हैं, इन जजेस की औलादें, इनकी नस्लें आने वाले वक्त में कभी भी अपना तारुफ अपने बुजुर्गों के नाम के साथ नहीं करवा पाएंगी। इनका नाम हजफ कर देंगे वो अपने तारुफ में से। वजह यह है कि ये निरी शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी देने वाले जज की औलाद किधर है? कोई बंदा मिलता है आपको बड़े फख्र से बताता हुआ जी मैं उसकी औलाद हूं? कोई नहीं मिलता आपको। वजह क्या है? वजह सादी है कि वो ऐसा गंद मार के गए कि उनकी अपनी नस्लें उनको ओन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने बेटे को बचाया। उसने 2 औरतें गाड़ी के नीचे देकर कुचल दी, मार दी सड़क के ऊपर। गैर कानूनी गाड़ी थी, लाइसेंस भी नहीं था, उसने मार दिया। वो बच्चा घर चला गया। याद रखिएगा ये बच्चा और इसकी औलाद आने वाले वक्त में अपने बाप के कारनामों की वजह से अपने बाप का तारुफ नहीं करवा सकेंगे कि मैं फलाने जज का बच्चा हूं। ये आप याद रखिएगा। जो भी इज्जतदार आदमी होगा ना मुस्तकबिल में, वो अगर इन जजों के खानदान से होगा तो इन जजों के साथ अपना तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में देखें ना, जजेस इंसाफ देते होते तो ये हालत तो ना होती पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज कितने दिन हो गए हैं वो लोग अपनी मैयतें लेकर बैठे हुए हैं प्यारों की। और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि राह चलते राहगीर हैं जो मारे गए, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ये तनख्वाह लेते थे सरकार से और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। इनको मदद नहीं दी गई, इनको हथियार और गोलियां नहीं दी गई, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लड़ते रहे और शहीद होते रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। अब वहां लोग लाशें लेकर बैठे हैं, 30 एहलकारों की लाशें, शदीद गर्मी है, लेकिन सियासतदानों के सीने में दिल ही नहीं है। अपोजिशन के लोग वहां जाते हैं, हुकूमत उनकी तरफ जाती नहीं, उनकी बातें नहीं सुनती। अभी ये सुलह कराने के लिए पहुंच गया एक तुर्की में, फील्ड मार्शल तुर्की में और वजीर आजम कतर में।
उधर सुलह कराने पहुंच गए, इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं इनको। और बीच जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है, उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियाणी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़नी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते। दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं दोनों को, और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? यानी उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्रीकैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना, अगर ये एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे की कवरेज करते हुए, उसको रोकते हुए या कोई नाका लगाते हुए किसी राह चलती गाड़ी के नीचे आके शहीद हो जाते ना, तो आंखों से अंगारे निकल रहे होते और एक कंधा होता वजीर आजम का और एक कंधा होता फील्ड मार्शल का, ये उस एहलकार के जनाजे को कंधा दे रहे होते और कहते कि हम पीटीआई को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दों ने मारा है। वो देखें ना अचकजई साहब का स्टेटमेंट, अचकजई साहब ने जो बात की है ये फेंकने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में वसाइल दरियाफ्त हुए, यानी वहां पे मादनियात निकली, और उसके बाद वजीरिस्तान के लोगों को बेघर कर दिया गया, और अब ज़राऊन के इलाके में लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये बात जहां जहां पे मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था, आज अचकजई ने वही बात कर दी। याद रखिएगा ये जो अटैक हो रहा है ये पश्तून बेल्ट में हो रहा है, ये बलोच बेल्ट नहीं है। और पश्तून बेल्ट में अचकजई के बहुत ताल्लुकात भी हैं और इन्फ्लुएंस भी है, तो ये अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या निकला और क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में जब वसाइल दरियाफ्त होते हैं या मादनियात निकलती हैं तो वहां लोग बेघर हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अब यही काम ज़रगून में किया जा रहा है, बलूचिस्तान में किया जा रहा है, और इस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम खड़े होंगे। अगर मैं खड़ा ना हुआ तो फिर मैं ना पश्तून होऊंगा और ना मुसलमान होऊंगा। फजलुर रहमान साहब ने एक नुक्ता उठाया और बड़ा वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, कसूर वाले जलसे में ये मिस हो गया था। उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क की हालत यह है कि हिंदुस्तान के साथ पूरी सरहद हमारी बंद है, कोई बातचीत, कोई तजारत, कोई चीज़ हम उनके साथ कर ही नहीं पा रहे, वो तो हमारा पानी भी रोक रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद है, मगरबी सरहदें भी हमारी बंद है, मशरकी सरहदें भी हमारी बंद है। ईरान के साथ हालात ऐसे हैं कि ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। चीन अपना एतमाद पाकिस्तान से उठा चुका है। तो वो कहते हैं जी एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तजारत के लिए खुलता है अफगानिस्तान के साथ आपका, तो आपने उनको भी बंद कर दिया। हमने इनको धोखे दिए हैं, हमने इनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों महसूर है, और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो महसूर है, यानी हुक्मरान जो है उनके ऊपर कंट्रोल जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। ये तो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और पाकिस्तान खित्ते में अकेला होता चला जा रहा है। ये जाके पूरी दुनिया से जफियां डाल रहे हैं, लेकिन यहां खित्ते में हमारी सिचुएशन क्या है कि हम ईरान के साथ पूरा बॉर्डर हमारा ऑलमोस्ट सील है, वहां से सिर्फ स्मगलिंग होती है। बलूचिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर बंद है। चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात आपको आइडिया ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया के साथ आपका फड्डा है। देखिए अफगानिस्तान को 6 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं। किसी मुल्क में इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो भाई हमारे मुल्क में क्यों है? ये अफगानियों का इतना लंबा बॉर्डर लगता है जाके ईरान के साथ, ऊपर बाकी सारे मुल्क हैं, किर्गिस्तान के साथ लगता है, मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के साथ लगता है, और भी ममालिक हैं, चाइना, ये सारे ममालिक के साथ उसका बॉर्डर लगता है। दहशतगर्दी सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों आती है? बाकी मुल्कों में ये दहशतगर्दी क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। अगर आइंदा कोई डीजी या एसपीआर साहब बुलाएं सहाफियों को मिलने के लिए, तो उनसे ये जरूर पूछें कि जनाब अफगानिस्तान में 6 मुल्कों का बॉर्डर है, सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और हम कहते हैं जी अफगानिस्तान करवा रहा है और फितनातुल खवारिज अल हिंदुस्तान, तो हमारे पे ये क्यों हो रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल पूछना चाहिए। एक और चीज नाज़रीन, आजाद कश्मीर में आटे का बहरान शदीद होता जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे पंजाब और कश्मीर की सरहद के ऊपर, और उन ट्रकों को गंदम ले जाकर कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी।
अद्वियात भी रोकी गई, खुराक भी रोकी गई। कश्मीरी इस पर बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ग़िज़ाई किल्लत के शदीद खदशात हैं। तो अब किया यह है हुकूमत ने कि क्योंकि ट्रकों को बार बार लोग आकर देखते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और बताते थे कि जनाब ये देखिए ट्रक खड़े हैं, इनको कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो सरकार ने इन ट्रकों को वापस रवाना कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि ट्रक यहां से हटाएं इस शाहराह से और इनको वापस ले जाएं पीछे। यहां गंदम के ट्रक खड़े होते हैं, लोग देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो लोग क्रॉसिंग करते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खुराक नहीं जाने दे रहा, लिहाजा आप ये ट्रक यहां से हटा दें। तो वहां से जनाब ट्रकों को हटा दिया गया। लेकिन दूसरे मनाजिर जो मैंने देखे आज़ाद कश्मीर में, बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं एहतजाज करने के लिए। ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं, वहां पे आकर बात कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर सरकार नाकाम रही है। तो क्या वहां पे ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं? अव्वल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का इनका इरादा कोई नहीं है, ये धांधला करेंगे। लेकिन क्या ये इलेक्शन करवा भी पाएंगे? मेरी ज़ाती तौर पे राय है कि अगर पीटीआई बाहर निकल गई है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़ नहीं रही, तो ये आपस में सीटें बांट लें, टॉस कर लें, किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं होगी, आपस में ही कर लेता है। ये इलेक्शन वाला ढोंग करने का फायदा कोई नहीं है, वहां बंदे मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पाकिस्तानियों का पैसा भी बहुत ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा आप आपस में टॉस वास करके या आपस में मिल बैठ के आप लोग फैसले कर लें कि किसको हुकूमत देनी है और किसको हुकूमत नहीं देनी। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो इतना खर्चा नहीं उठा सकता। हालात देखें ना पाकिस्तान के, हमारे मुल्क में ये अभी मैं सुन रहा था हारून शरीफ साहब को, बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं और ये इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जनाब के पाकिस्तान में जो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव है। यानी पाकिस्तान में जो पैसा आया इस ज़मन में वो 1.6 अरब डॉलर था और जो पाकिस्तान से निकल गया वो 2.5 अरब डॉलर था। तो आप प्लस माइनस करें तो 1 अरब डॉलर का तो आपको नुकसान हो गया उल्टा। फिर वो ये कहते हैं कि 19 मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से निकलकर चली गई पिछले 2 साल में। फिर इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की सूरत हाल यह है कि 50 साल का हमारा सबसे बड़ा डिप है। 50 साल में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब हो गई है। बिजली के ऊपर हमारे ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ था, कर्जा चढ़ा हुआ था, हमने बिजली की अदायगियां नहीं की हुई थी। अब पता चला गैस के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर भी चढ़ा हुआ है। पता कितना है? 3600 अरब रुपए, 3600 अरब रुपए। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 3600 अरब रुपए आपके ऊपर सर्कुलर डेब्ट चढ़ा हुआ है। किसका? पेट्रोलियम का और गैस का। बिजली का इसके अलावा वो पिछले साल का जो डाटा था उसके मुताबिक 2500 अरब पिछले साल वाले डाटा में था। तो इतने कर्जे आपके ऊपर सिर्फ ये इंटरनली इन 3 चीजों के चढ़े हुए हैं, गैस पे, पेट्रोल पे और बिजली पे। और आपकी कमर टूट गई है ज्यादा बिल दे देकर, लेकिन फिर भी ये कर्जे पाकिस्तान के ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो आसिम मुनीर रजीम है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। अब इनको ये मलबा किसी पे डालना है, ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल पा रहे। ये दुनिया में जाके इधर उधर जो कोशिशें करते हैं कि हमें कुछ पैसा मिल जाए, कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में आ जाए, कोई 2, 4, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ जाए। जो पैसा पाकिस्तान में आना था वो चाइना ला चुका है। जितना पाकिस्तान में पैसा पहले आना था वो आ चुका है। अब इतनी दहशतगर्दी और मारामारी के अंदर जब रोजाना बैनुल अक़वामी खबर यह चलती है कि आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज फलां शहर पे कब्जा हो गया, आज वहां धमाका हो गया। वो जीवनी का मैंने मंजर देखा, उन्होंने लाके ट्रक पूरा मारा कंपाउंड के अंदर, पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस का। ये मनाजिर पूरी दुनिया देख रही है। टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA वो बाकायदा वीडियोस जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं जनाब ये देखें हमने ये पाकिस्तान की हालत कर दी है। और इससे बैनुल अक़वामी सतह पे इंपैक्ट क्या जा रहा है? कोई नहीं आता यहां सरमायाकारी लेकर, कोई पागल ही होगा जो सरमायाकारी लेकर आएगा। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और वजह उसकी यह है कि इमरान खान को जबरदस्ती हमने जेल में बंद करके रखना है, उसके अलावा इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता ना आपके पास, तो फिर आप रंगबाजी करते हैं। वो रंगबाजी आप देखें ना कैप्टन सफदर ने की है, वो लोगों ने वहां पे वीडियो बना के डाल दी सोशल मीडिया पे। कैप्टन सफदर साहब भी कारनामे ही करते रहते हैं। सबसे बड़ा कारनामा तो उनका अपनी शादी वाला कारनामा ही बहुत बड़ा है कि वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उधर शादी कर ली उन्होंने, लेकिन वो उनकी निजी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला कामयाब करे उन्हें और उन्हें हंसता बसता खुशहाल रखे। लेकिन कारनामा जो उन्होंने किया वो देखें आप। कैप्टन सफदर आजकल अपने इलाके के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में वो गैस के इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। एक जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, दूसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह, तीसरी जगह जाते हैं गैस का इफ्तिताह। वो मकामी कोई नौजवान है, उन्होंने कहा जी गैस का ये इफ्तिताह करता है।
पीछे पूरे एरिया में गैस नहीं आ रही, ये आगे जाता है एक जगह पे गैस का इफ्तिताह कर देता है। ये कैसे हो रहा है? ये कैप्टन साहब इफ्तिताह कैसे करते फिर रहे हैं गैस का? रास्ते में गैस नहीं है, पाइपलाइन बिछी नहीं है, ये गैस का इफ्तिताह कैसे कर दिया? उन्होंने जनाब एलपीजी का सिलेंडर पकड़ लिया। इन्होंने काम क्या किया हुआ, रंगबाजी चेक करें आप इनकी, नौसरबाजियां। यही मरियम नवाज ने, मुझे लगता है यही से नौसरबाजियां इन्होंने एक दूसरे से सीखी हैं। वो एलपीजी का सिलेंडर है, वो रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, उसको ले लेकर फिर रहे हैं, जहां दिल करता है वहां सिलेंडर खड़ा किया, उसके साथ पाइप लगाया, गैस का इफ्तिताह कर दिया, रोला डाल दिया, जनाब गैस आने लगी, ये गैस का इफ्तिताह हो गया, गैस पता नहीं कब आएगी। ये नादरीन सूरत-ए-हाल और हालात हैं इनके, रंगबाजी के साथ ये मामला चला रहे हैं। प्रैक्टिकली इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं किया। नादरीन, अमेरिका और ईरान में शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं दोबारा, और वजह उसकी यह है कि अमेरिका को लगता है कि आबना हुर्मुज़ को पहले की तरह खुलना चाहिए, ईरान को लगता है नहीं, उनका कंट्रोल वहां पे रहना चाहिए। यहां से लड़ाई ट्रिगर हो जाती है। जब से जंगबंदी हुई है उसके बाद से लेकर अब तक इस वक्त जो झड़पें हुई हैं वो शदीद तरीन है। अमेरिका ने जंगबंदी के बाद सबसे बड़ी बमबारी ईरान पे अब की है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उन्होंने अमरीकी अड्डों को कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में और उर्दन में निशाना बनाया, और वहां नुकसान भी हुआ है। इसकी तफसीलात अमेरिका कल जारी करेगा। एक और खबर है नादरीन, वो बड़ी दिल दहला देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर है कि ईरान के एक साबिक सदर को अमेरिका ने कैसे काबू किया। न्यूयॉर्क टाइम ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है। वक्त कम है, अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में मैंने निशान लगा दिया है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।